हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनपीएस मतलब के नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनपीएस एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, मतलब कि अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो रिटायरमेंट के लिए एनपीएस को जरूर कंसीडर करना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनपीएस क्या होता है, एनपीएस में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं और कौन कौन सी कंडीशन में आपको एनपीएस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और साथ में हम देखेंगे कि एनपीएस में इन्वेस्ट करने पर कितना टैक्स बेनिफिट मिलता है और रिटायरमेंट के बाद आपको आपके पैसे कितने और किस तरह से रिटर्न में मिलते हैं और कौन कौन सी कंडीशन में आप अपने पैसे प्री मैच्योर विड्रॉल मतलब के रिटायरमेंट के पहले ही विड्रॉ कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे ओपन करना है उसका मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी आपको दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। सबसे पहले हम एनपीएस की कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं, जो कुछ इस तरह से है। एनपीएस में दो तरह के प्लान है, एक टीयर 1 प्लान जो एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है और यही प्लान एनपीएस का मेन अट्रैक्शन है क्योंकि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। दूसरा है टीयर 2 प्लान जो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसमें आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है और आप इसको एक म्यूचुअल फंड की तरह कंसीडर कर सकते हैं। यह प्लान में आप जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे तब पैसे वापस भी निकाल सकते हैं। एनपीएस पीएफआरडीए मतलब कि प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट होता है। टीयर 1 प्लान में रिटायरमेंट के टाइम पे आपका जो भी कॉर्पस बनेगा उनमें से आप 60% लमसम विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का 40% आपको कंपलसरी किसी एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वीडियो में आगे हम सिर्फ टीयर 1 प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। एनपीएस में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स। एनपीएस में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट इसके ऊपर मिलने वाला टैक्स रिबेट है। एनपीएस में इन्वेस्ट करके आप सेक्शन 80C के अलावा एडिशनल 50,000 रुपीज़ का टैक्स रिबेट सेक्शन 80 CCD 1 के अंडर में ले सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉय है और आपके एम्प्लॉय आपके बिहाफ में एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो सेक्शन 80 CCD 2 के अंडर में आप एडिशनल 50,000 रुपीज़ का टैक्स रिबेट ले सकते हैं। अब यहाँ पर एम्प्लॉय आपकी बेसिक सैलरी का सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन ही कर सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे 80C के अंडर में मिलने वाले 1.5 लाख रुपए के अलावा एडिशनल 1 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। एनपीएस में टैक्स बेनिफिट के अलावा रिटर्न भी थोड़े अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट होते हैं। आप यहाँ पे 7% से लेकर 13% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनपीएस का तीसरा बेनिफिट है कि काफ़ी सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो उनका कोई पीएफ अकाउंट या फिर रिटायरमेंट अकाउंट नहीं होता है, तो ऐसे लोग अगर एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सब तो इसके पॉजिटिव पॉइंट हो गए, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके रिटायरमेंट तक ब्लॉक हो जाता है, तो आप अपने टैक्स प्लानिंग के हिसाब से या फिर आप जितने पैसे नज़दीक के भविष्य में ज़रूरत नहीं है वैसे ही पैसे इन्वेस्ट करें। दूसरा पॉइंट है कि जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनका ईपीएफ में भी रिटायरमेंट के लिए फंड जमा होता रहता है, तो अगर ऐसे लोग भी एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ये उनका एडिशनल रिटायरमेंट अकाउंट हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट का आपको ध्यान रखना चाहिए कि रिटायरमेंट के टाइम पे आप मैक्सिमम 60% अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का 40% आपको एन्युटी के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे एन्युटी प्लान का भी कुछ अपना ड्रॉबैक रहता है क्योंकि जो एन्युटी प्लान है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मैनेज होता है और उसमें आप चाहे तो भी आप अपना लमसम पैसा कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते और वो पैसा आप अपनी डेथ के बाद अपने नॉमिनी या फिर अपने बच्चों को जाएगा, लेकिन आप वो पैसा कभी भी नहीं देख सकते। लेकिन यही पॉइंट को हम अगर अलग एंगल से देखें तो एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करने का कुछ फ़ायदे भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो रिटायरमेंट के बाद आपकी एज 60 के ऊपर होगी तो आपके बच्चों की एज अराउंड 25 to 30 ईयर होगी, तो पॉसिबल है कि वो लोग भी अपना कुछ प्लानिंग करके बैठे होंगे और उनको कुछ लमसम पैसों की ज़रूरत होगी। तो पॉसिबल है कि आपका जो लमसम अमाउंट है वो शायद वेस्ट हो जाए और आपको फिक्स मंथली इनकम मिलने वाला था वो अफेक्ट हो। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो कंपलसरी 40% एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करने वाला ऑप्शन रखा है वह आपके लिए ज़्यादा सिक्योर साबित हो सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि एनपीएस के पैसे कहाँ और किस तरह से मैनेज होते हैं। एनपीएस का पैसा पीएफआरडी के द्वारा डिसाइडेड फंड मैनेजर कंपनी के द्वारा मैनेज होता है। गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए फंड मैनेजर कंपनी एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई हो सकती है और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए फंड मैनेजर कंपनी एसबीआई, एचडीएफसी, एलआईसी, यूटीआई, आईसीआईसीआई, कोटक, आदित्य बिरला या फिर रिलायंस हो सकती है। अब यहाँ पर फंड मैनेजर कंपनी आप अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और साल में एक बार चेंज भी कर सकते हैं।
फंड मैनेजर कंपनी आपका पैसा 4 तरह की एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। पहला है इक्विटी, दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड, तीसरा है गवर्नमेंट बॉन्ड एंड चौथा है अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जिसके अंदर CMBS, MBS, रेट, AIF जैसे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एसेट क्लास में एसेट अलोकेशन के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। पहला है एक्टिव चॉइस एंड दूसरा है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप मैक्सिमम 75% तक इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं और मैक्सिमम 5% तक अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अलोकेशन ले सकते हैं, और बाकी के जो परसेंटेज है वो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा। अगर आप चाहे तो अपना एसेट अलोकेशन साल में 2 बार चेंज कर सकते हैं। जिन लोगों को ये सारी कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना है तो उनके लिए एक ईजी ऑप्शन अवेलेबल है, उसका नाम है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से एग्रेसिव, मॉडरेट या फिर कंजर्वेटिव ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो तीनों ऑप्शन है उसमें आपकी एज के हिसाब से इक्विटी और डेट का एसेट अलोकेशन प्री डिसाइडेड होता है। अगर आप चाहे तो ये तीनों ऑप्शन के लिए एसेट अलोकेशन का टेबल NPS की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो ऑटो चॉइस एंड एक्टिव चॉइस का सिलेक्शन भी साल में 2 बार चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि कैसे NPS के पैसे आप रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट के पहले विड्रॉल कर सकते हैं। NPS का अमाउंट विड्रॉल करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है सुपर एन्युएशन, मतलब रिटायरमेंट के बाद। दूसरा है प्री मैच्योर विड्रॉल, मतलब कि रिटायरमेंट एज के पहले ही रिटायर हो जाना। तीसरा है ऑन डेथ ऑफ सब्सक्राइबर। सुपर एन्युएशन विड्रॉल के लिए वैसे रिटायरमेंट का एज 60 साल का है, लेकिन अगर आप चाहे तो NPS में 70 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना विड्रॉल 70 साल की एज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट एज के पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं तो ऐसे केस में आपको NPS से प्री मैच्योर विड्रॉल मिलेगा, जिसमें आपको कंपलसरी 80% पैसा एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहां से आपको मंथली पेंशन मिलती रहेगी। NPS से प्री मैच्योर विड्रॉल लेने के लिए आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन टाइम 10 साल का हो जाना चाहिए। सब्सक्राइबर के डेट हो जाने की केस में NPS का पूरा कॉर्पस उनके नॉमिनी को मिल जाता है। कुछ केस में आपको 100% विड्रॉल भी मिलता है। अगर आपका टोटल कॉर्पस अमाउंट रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आप 100% विड्रॉल कर सकते हैं। और प्री मैच्योर विड्रॉल के केस में अगर आपका टोटल सब्सक्रिप्शन टाइम 10 साल का हो गया है और आपका टोटल कॉर्पस अमाउंट 1 लाख रुपए से कम है तो उस केस में भी आप 100% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पर आप कंडीशनल विड्रॉल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रन के मैरिज के लिए, क्रिटिकल इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए, या फिर आप कोई रेसिडेंशियल हाउस परचेस करना चाहते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं तो उस केस में आप 25% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो कंडीशनल विड्रॉल है वो आप अपने टोटल टेन्योर में सिर्फ 3 बार ही कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाके NPS टाइप करिए। आगे बढ़ने से पहले आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपनी सिग्नेचर और कैंसिल चेक का फोटो होना जरूरी है। तो आपको इस तरह से एक पेज खुला हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे कोने में जाके आप ओपन योर NPS अकाउंट पे क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे जाके आप नेशनल पेंशन सिस्टम पे क्लिक मार्क कीजिए। फिर नेक्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, ई-साइन प्रिंट रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप बीच में से कहीं आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बंद हो गया और आपका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो गया है तो आप वापस से न्यू रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसीजर नहीं करना है, आप कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आधार कार्ड ई-KYC करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जिस भी आधार कार्ड से कर रहे हैं वो कोई भी एक मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है, तभी आपका ई-KYC हो पाएगा। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर नीचे में आधार कार्ड का लास्ट डिजिट एंटर कर दीजिए और यहाँ पे आपको एक जिप फाइल अटैच करनी है। तो ये जिप फाइल आप यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आधार का वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने आधार नंबर टाइप करिए और नीचे सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए। तो जैसे आप अपना फाइल डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से आपका जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पे चूज फाइल करके वो फाइल को अटैच कर देना है और जो भी पासवर्ड आपने डाला वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है या कंडीशन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लीजिए। कंटिन्यू करने पर आपका प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। अभी आपका प्रोसीजर यहाँ पे कुछ इस तरह से, पहले आपका एक्नॉलेजमेंट ID जनरेट होगा। एक्नॉलेजमेंट ID एक बार जनरेट हो गया फिर आपका यहाँ तक का डिटेल सेव हो जाएगा। आपका फिर अगर आगे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका जो भी प्रोसीजर है वो रजिस्ट्रेशन
डिटेल सबमिट से स्टार्ट होगा। फिर आगे आप रजिस्ट्रेशन डिटेल सारा सबमिट करेंगे तो आपका PRAN नंबर जनरेट हो जाएगा, मतलब कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक डिटेल, नॉमिनेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, नेक्स्ट है आपके फोटो एंड सिग्नेचर। तो ये 4 चीज आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आएगा पेमेंट डिटेल, मतलब कि आपकी बैंक की सारी डिटेल वहाँ पे डालनी पड़ेगी। आपका एक्नॉलेजमेंट ID यहाँ पे आपको दिखेगा और आपके ईमेल पे भी इसका मेल आ जाएगा, जिससे आप वापस जब रीलॉगिन करते हैं तो आप यहाँ से अपना प्रोसीजर वापस से चालू कर सकते हैं। नॉमिनेशन डिटेल वाले पेज में आपको स्कीम प्रेफरेंस डिटेल सिलेक्ट करना है, मतलब कि आप यहाँ पे अपना फंड मैनेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आगे बताया था, HDFC, ICICI, आदित्य बिरला, UTI, SBI, LIC, कोटक, इनमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे 2 चॉइस होगी, ऑटो या फिर एक्टिव। अब मैंने यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं E, C, G एंड A लिखा है। E का मतलब है इक्विटी, C का मतलब है कॉर्पोरेट बॉन्ड, G का मतलब है गवर्नमेंट बॉन्ड एंड A का मतलब है अदर ऑप्शन। तो यहाँ पे आप E में मैक्सिमम 75% डाल सकते हैं और A में मैक्सिमम 5% डाल सकते हैं, और बाकी 2 में आप चाहे जितना डाल सकते हैं। अगर मैं ऑटो पे क्लिक करता तो मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं, मॉडरेट, एग्रेसिव या फिर कंजर्वेटिव। तो ऑटो में अगर आप रखना चाहते हैं तो आपका जो भी वो एसेट एलोकेशन है वो ऑटोमेटिकली मॉडरेट, एग्रेसिव या कंजर्वेटिव के हिसाब से वो सिलेक्ट ऑटोमेटिक कर लेगा। जैसे मैंने एग्रेसिव पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 75, 10, 15% ले लिया। और एक चीज ध्यान रखने वाली है कि आपको यहाँ पे एक फैक्टा डिटेल डालनी है। फैक्टा डिटेल में मैं जब अपना एंटर कर रहा था मुझे यहाँ पे वैलिडिटी वाला पोर्शन नहीं मिला था, तो मैंने वो चीज़ ब्लैंक रखा था। आप यहाँ पे कंट्री टैक्स रेसिडेंट मतलब इंडियन ही आएगा, अगर NRI है तो उनके केस में यहाँ पे डालने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इंडिया में टैक्स भर रहे हैं तो इंडिया लिखना है। यहाँ पे पिन नंबर की जगह यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, मतलब कि इंडिया ही डालना है। और यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है और बाकी आपका स्टेट, सिटी एंड जिप कोड, इतना चीज़ ऐड कर देंगे तो आपका फैक्टा डिटेल हो जाएगा। अभी ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको आगे इसलिए नहीं दिखा था क्योंकि मेरा ऑलरेडी NPS अकाउंट जनरेटेड है। तो आप यहाँ पे सिर्फ इतना चीज़ करेंगे, उसके बाद आपको OTP से ऑथेंटिकेशन करना है। अगर मान लीजिए कि आपके OTP नहीं आ रहा है तो आप कैंसिल करके एक फिजिकल फॉर्म ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप अपना फिजिकल फॉर्म डाउनलोड करके उसको कुरियर भी करवा सकते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। इस तरह से आपका पूरा प्रोसीजर जनरेट हो जाएगा। जब इतना ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसीजर हो जाए उसके बाद आपका प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको ईमेल पे या फिर आपने कुरियर वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो कुरियर पे आएगा। इस तरह से आपका पूरा NPS अकाउंट खुल जाएगा। और एक चीज़, आप जब PRAN नंबर जनरेट करते हैं उसके पहले आपको मिनिमम 500 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करना जरूरी है। आप मिनिमम 500 रुपये डाल सकते हैं। ऑफलाइन NPS अकाउंट खोलने के लिए आप यहाँ पे NPS अकाउंट ऑफलाइन टाइप कीजिए तो आपको NPS ट्रस्ट की वेबसाइट मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, NSDL CRA या फिर KFinTech CRA। तो मैं यहाँ पे NSDL CRA पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरी नज़दीक की ऑफिस का एड्रेस यहाँ से मिलेगा। अगर KFinTech पे क्लिक करते हैं आप अपने स्टेट और सिटी के हिसाब से ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गुजरात, अहमदाबाद सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे POP का डिटेल मिल गया कि मेरे नज़दीक में कौन कौन सी POP अवेलेबल है। POP का मतलब है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, मतलब कि NPS की ऑफिस कहाँ पे अवेलेबल है उसका आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, KYC डॉक्यूमेंट, कैंसिल चेक, फोटो और बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो लेके जाइए। आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके अपना ऑफलाइन NPS अकाउंट खुलवा सकते हैं। NPS में इन्वेस्ट करने का ये ऑप्शन टैक्स सेविंग के लिए अच्छा है, लेकिन आप रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको NPS और म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, जिससे आपको NPS और म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन करके पता चलेगा कि किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से आपके दोस्त और फैमिली मेंबर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, जिससे सभी को NPS के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।